Good morning, students, and welcome to English Education. Today, I am going to start the second part of Chapter 3 from a book First Flight of Class 10th. As far as we know, we are revising all the chapters, just keeping in mind the examination point of view. Now, I'll just explain the chapter in a summarized way and I'll give you the explanation of the question answers. What you have to do, I told you always कि हर चैप्टर्स में जो डेप्थ क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम इन बिटवीन जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसको आप अच्छे से पढ़ें. इट्स नॉट नेसेसरी द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एंड ऑफ द चैप्टर ओनली. ठीक है, कीप इन माइंड. नाउ स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. देखो ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपने एरोप्लेन को उड़ाया था और उसके साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसको वो डील कर रहा है. एक बंदा जो राइटर है, ही वॉज जस्ट नरेटर जो है, वो अपने एरोप्लेन को उड़ा करके अपने घर वापस जा रहा था. ही वॉज मूविंग ऑन बैक टू इंग्लैंड. वो अपने घर वापस इंग्लैंड में जा रहा था और वो अपनी पुरानी एक डकोटा प्लेन थी उसको वो उड़ा करके जा रहा था. जब वो उड़ रहा था तो स्काई वॉज वेरी, रात का वक्त था, वो सारे लोग सो रहे थे. कंट्री साइड वॉज स्लीपिंग एंड ही वॉज मूविंग इज डकोटा प्लेन. प्लेन का नाम ये था डकोटा. ठीक है, वो उसको उड़ा करके आगे चलता चला जा रहा था. उसने फ्रांस को क्रॉस करने की बारी आई. वो थोड़ी दूर पहुंचा, फ्रांस क्रॉस कर रहा था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सुबह का नाश्ता वो अपनी फैमिली के साथ करेगा. 1:30 in the morning ही वॉज देयर. जब वो फ्रांस पहुंचता तो उसने सोचा कि यहाँ के कंट्रोल रूम को पूछ ले कि यहाँ का रास्ता क्लियर है या नहीं. तो वो कॉन्टैक्ट करता है पेरिस कंट्रोल रूम और वो पूछता है कि आई एम मूविंग पेरिस कंट्रोल रूम. तो वो बोलती है ठीक है, आप सही जा रहे हैं. बस वो पेरिस कंट्रोल रूम ने एक बात जवाब दी थी कि थोड़ा सा अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ लें. वो पूछता है कि जो रास्ता है द वे इज क्लियर और नॉट. तो वहां से पेरिस कंट्रोल रूम से एक ही जवाब आती है कि हाँ सब कुछ सही है, बस आप अपने प्लेन को वेस्ट में मोड़ ले 12 डिग्री. आई चेक द मैप. वो मैप और कंपास अपने देखते जाता है और चलता आगे चला जाता है. ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट टैंक फ्यूल. 2 टैंक फ्यूल होती है. यू ऑल नो वेयर इज द टैंक फ्यूल ऑफ एन एरोप्लेन. वेयर इज द टैंक फ्यूल? आई टोल्ड यू इन द वीडियो. ठीक है, इसको ध्यान से सुन लेना. दिस इज अ प्लेन एंड हियर द टैंक फ्यूल लाइज इन द विंग्स ऑफ द प्लेन. ठीक है, ये जो प्लेन के विंग्स है यहाँ पे आपकी टैंक फ्यूल रहती है. तो एक टैंक फ्यूल उसकी जो थी वो खत्म हो चुकी थी और उसने दूसरे टैंक फ्यूल को स्टार्ट कर चुका था. वो सोचता है कि हाँ इतनी देर में, जब ये सेकंड टैंक फ्यूल है तो वो सोच रहा था कि इतनी देर में वो आसानी से इंग्लैंड पहुंच जाएगा और वहां जाकर के अपना ब्रेकफास्ट करेगा, नाश्ता अपनी फैमिली के साथ करेगा. नाउ पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड. अब वो पेरिस से भी 150 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको क्या नजर आता है? एक बड़ा सा स्टॉर्म क्लाउड, बहुत भयानक सा तूफान वाला बादल नजर आता है. अब वो सोचने लगता है. वो जो तूफान का बादल था वो लग रहा था बड़ा सा ब्लैक कलर का माउंटेन है, उतना बड़ा लग रहा था वो. अब वो जानता था कि उस प्लेन को, पुराने डकोटा को लेकर के उस तूफान के अंदर घुस नहीं सकता. जब यहाँ पे तूफान है तो ही कैन नॉट मूव. उसकी प्लेन पुरानी थी और वो उतना महान पायलट नहीं था कि वो उस तूफान में से निकल जाए. और उसके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था, सिर्फ एक टैंक ही बची थी. उसमें इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ की तरफ से वो उस तूफान के इधर या इधर से निकल जाए. अब वो सोचने लगता है. फिर वो सोचता है कि क्या मैं पेरिस वापस चला जाऊं. फिर वो बोलता है नहीं, मुझे घर जाना है, वहां का मुझे ब्रेकफास्ट करना है. मतलब ही वॉज मिसिंग हिज होम टू मच. तो वो क्या करता है, रिस्क लेना ज्यादा बेहतर समझता है. वॉट ही डिड, वो अपनी पुरानी डकोटा को लेकर के स्टॉर्म में घुस जाता है, उस तूफान में घुस जाता है. जैसे ही वो तूफान में घुसता है, काले बादल के अंदर सडनली सब कुछ ब्लैक हो जाता है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड. बाहर कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था. अब वो जो प्लेन जो थी वो अप एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न हो रही थी. हवा इतनी तेज थी और जो क्लॉक था वो लगातार सर्कल कर रहा था, जैसे कि वो खराब हो चुका है. वो अपने आंख पे यकीन नहीं कर पाता है कि ऐसा सच में होता था. यू कैन सी इन द मूवीज की जब कोई चीज घड़ी वड़ी खराब होती है तो स्टार्टेड मूविंग सर्कुलर वे में, बस घूमना शुरू कर देती है. तो वो वैसे ही घूम रही थी. जब उसने सोचा, कंपास को देखता है तो वो घूम रही थी और वो डेड हो चुकी है.
फिर बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसके प्लेन में मौजूद थे हियर, वो सब कुछ डेड हो चुके थे। उसने सोचा अपने रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करे, बट कोई आवाज नहीं आई, उधर से भी कंट्रोल रूम से भी कोई आवाज नहीं आई। दिस मीन्स कि वो रेडियो भी जो है वो डेड हो चुका है, खराब हो चुका है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो तूफान में खो चुका है, वो कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं। देन तभी उसको अपने प्लेन के नजदीक में एक और ब्लैक कलर की एरोप्लेन नजर आती है। उसके विंग्स में या कहीं पे भी कोई लाइट्स नहीं थी, वो उसके जस्ट बगल में उड़ रही थी। आई कुड सी द पायलट्स फेस, बट वहां से इस प्लेन से उस प्लेन के पायलट का चेहरा उसको नजर आ रहा था, अंधेरे में उसको वहां से नजर आ रहा था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठा करके इस पायलट ने उसको वेव किया। ठीक है, वेव हाथ हिलाने को कहते हैं। वो उसको ऐसा लगा इस डकोटा प्लेन पायलट को कि वो उसको बुला रहा है उसके पीछे चलने के लिए। अब ये तो जैसे खो चुका था और एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसकी बात सुन करके उसके पीछे चलने लगता है। इसको इस बात की खुशी थी कि वो उस तूफान में अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, वो स्ट्रेंज ब्लैक पायलट जो था वो आगे चलता चला जा रहा था और ये उसके पीछे चल रहा था। अब इसके डकोटा में ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था। इसको लग रहा था 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा वो उस प्लेन को चला सकता है। उसको डर था कि कहीं उसकी प्लेन में से तेल खत्म नहीं हो जाए और वह गिर ना जाए। तभी वो देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन जो है वो नीचे उतर रही है, लैंड करने वाली थी। और वो देखता है कि नीचे स्ट्रेट लाइंस में लाइट जल रही है। यू माइट हैव सीन इन द रनवेज द लाइट्स आर प्लेस्ड जस्ट बिटवीन, थोड़ा थोड़ा गैप में एक लाइट्स प्लेस रहती है एंड इट्स ऑन द प्लेन सरफेस, दैट इज रनवे वेयर द प्लेन लैंड और टेक ऑफ। तो वहां पे उसने देखा और वो देख करके खुश हो जाता है, दैट इज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई एम सेफ। वो खुश होता है कि आई एम सेफ देयर। आई टर्न टू लुक फ्रॉम द फ्रेंड, अब वो मुड़ करके देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन में जो उसका दोस्त था जिसने उसकी मदद की थी, उसको उसने अपना फ्रेंड कहा, फ्रेंड जस्ट बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन पायलट हैड हेल्प्ड हिम। पर पीछे उसको कुछ नजर नहीं आता। आई कुड नॉट सी एनीवेयर। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. अब वो उतरता है झटाक से अपने डकोटा से नीचे, क्योंकि अब वो सेफ था। और फिर वहीं पर उस टावर में कंट्रोल रूम में जाता है और वहां जाकर के जहां एक विमेन बैठी थी उनसे पूछता है, आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट। पूछने की जब मैं उस तूफान में था, मेरे साथ और कौन सा पायलट था जिसने मुझे मेरी मदद की है। I wanted to say thank you. मुझे उसको थैंक यू कहना, वो ऐसा कहता है। वो लेडी जो थी उसको बहुत अजीब से देखती है और फिर वो जोर से हंसती है। अनदर पायलट, वो बोलती है दूसरा पायलट। दूसरा तो कोई पायलट नहीं था, मैं यहाँ से जहां से देख रही थी रडार स्केल पे, वहां से आपका ही एक पायलट नजर आ रहा था उस तूफान पे और दूसरा कोई भी पायलट नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो। अब ये जब उसने कहा कि कोई और पायलट नहीं था, कोई और प्लेन नहीं थी वहां, तब वो ये सोच में पड़ जाता है बंदा कि उसको इस तूफान से निकालने में किसने मदद की। बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना इनफ फ्यूल के उसको लैंड करने में किसने मदद की। दिस इज अ मिस्ट्री एंड यू हैव टू थिंक अबाउट कि किसने उसकी मदद की थी। हियर वी कम टू एन एंड। आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज नरेटर टेक इट? अब नरेटर ने कहा था कि मैं रिस्क लूंगा। रिस्क क्या थी? वो तूफान में घुसना। और उसने क्यों कहा था कि वो रिस्क लेगा? क्योंकि वो अपना नाश्ता जो अपने घर को बहुत मिस कर रहा था, वो वहां अपना नाश्ता करना चाहता था। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज इट फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब वो अपने एरोप्लेन को लेकर के उस तूफान में घुसा तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? चारों तरफ ब्लैक हो गया था, सडनली एवरीथिंग स्टॉप्ड वर्किंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। ये सारी चीजों को आप मेंशन करेंगे। Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Because it was his plane. उसकी वो प्राइवेट प्लेन थी डकोटा, ठीक है। और उसको अपने प्राइवेट प्लेन को छोड़ करके उतरने में उसको जरा सा भी अफसोस नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको घर पहले पहुंचना था, जल्दी पहुंचना था। बट ही स्टॉप्ड एंड गेट आउट। वो रुक के नीचे उतर जाता है और उसको अफसोस नहीं था उतरने में, क्योंकि उसकी जान बच चुकी थी और वो किसी को थैंक्स कहना चाहता था। वॉट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम लुक एट द नरेटर स्ट्रेन। वो वुमेन जो कंट्रोल रूम में थे उसने नरेटर को स्ट्रेन से क्यों देखा? क्योंकि वो दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहा था और उस वुमेन के अकॉर्डिंग वहां पे कोई दूसरा प्लेन नहीं था। हु डू यू थिंक हेल्प नरेटर इन रीच सेफली?
डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखो इसके लिए जो आंसर है वो आपका 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो आप लोगों ने खुद से गेस किया होगा दैट अ गोस्ट, जो शायद उसी तूफान में मर गया हो, कुछ ऐसा। दूसरा हो सकता है यू कैन से गॉड, बिकॉज गॉड हेल्प दोज आर इन नीड। एंड द थर्ड वन इट्स प्रोबेबली, अगर आप लिखें तो पॉसिबिलिटी उसी चीज की है, व्हेन यू आर अफ्रेड योर सबकॉन्शियस, आप खुद को ही अपनी मदद करते हुए देखते हैं। दैट माइट बी द एप्रोप्रिएट आंसर, बट यू विल मेंशन ऑल द 3। ठीक है, ये तीनों को आप लिखेंगे। नाउ वी कम टू एन एंड। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को दोहरा करके पढ़ना है और इसके बीच से थोड़ा स्टडी कीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, आप उसको पढ़िएगा। रिगार्डिंग योर ग्रामर क्वेश्चंस, देखो मैंने कहा था 3 चैप्टर्स, 3 फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, 3 फ्रॉम योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और 3 पोएम। ठीक है, ग्रामर से टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, दीज आर बेसिक ग्रामर। ठीक है, इसको बेसिक ग्रामर कहते हैं। उसके बारे में आर्टिकल हो गया, तो ये सब कुछ आपके ग्रामर में हो सकता है। इजी वन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन, ये सब कुछ होगा। टेंस जो मैंने बताया है, एंड द पोएटिक एलिमेंट्स विच आई टॉट यू, गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। ठीक है चिल्ड्रन, टिल देन टेक केयर। इफ यू हैव अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट। टेक केयर, गुड बाय।